नमस्कार साथियों, मैं अवधेश मौर्य एक बार पुनः आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता है, करंट की क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और करंट की क्लास में हम लोग अभी आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बता दीजिएगा भाई। चलिए बिना समय गंवाए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मंत्री हरदीप एस पुरी ने 201 सीएनजी स्टेशनों और गेल की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन किया है। गेल की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गेल क्या है। गेल क्या है? यहां एक वर्ड आया है गेल। गेल के बारे में हम लोग जब देखेंगे तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। बात करें गेल के चेयरमैन की, गेल के चेयरमैन की, तो इसके चेयरमैन कौन है भाई? गेल के चेयरमैन है संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता गेल के चेयरमैन हैं। बात करें गेल की स्थापना की, अगर गेल की स्थापना की बात करें तो 16 अगस्त 1984 को, 16 अगस्त 1984 को गेल की क्या हुई? स्थापना। गेल की स्थापना। गेल की स्थापना 16 अगस्त 1984 को गेल की स्थापना हुई। यहां एक और शब्द आया है एलएनजी, एलएनजी करके एक शब्द आया है। तो हम एक बार देख लेंगे एलएनजी का मतलब क्या है। एलएनजी का मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस। एलएनजी का मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस। लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी का फुल फॉर्म होता है। तो हम जैसा क्वेश्चन देख रहे हैं, मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने 201 सीएनजी स्टेशनों और गेल की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन किया है। यहां से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के बारे में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ साथ आवास और शहरी मामलों की देखरेख करने वाले मंत्री हरदीप एस पुरी जी हैं। मतलब ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तो इनके पास मंत्रालय है ही, इसके साथ साथ ये आवास और शहरी मामलों को भी देखते हैं। आवास और शहरी मामलों को भी ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, पीएम मोदी द्वारा कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की गई है। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा, ये पानी के भीतर चलाई गई है मेट्रो ट्रेन। अगर हम बात करें, यहाँ एक शब्द आया मेट्रो की, मेट्रो ट्रेन की, तो भारत में मेट्रो ट्रेन का अगर कुछ के बारे में हम जानना चाहें, भारत में मेट्रो ट्रेन को अगर हम जानना चाहें तो भारत में कोलकाता ऐसा शहर था जो पहली बार मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की थी। कोलकाता में ही पहली बार मेट्रो शुरू की गई थी। ज्यादा चौड़ा चल रहा है भाई, इसको थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। कोलकाता में ही पहली बार मेट्रो ट्रेन शुरू की गई थी। और कोलकाता में पहली मेट्रो जो शुरू की गई थी वो कब की गई थी भाई? तो ये 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता की पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर
24 अक्टूबर 1984 को, यानी भारत की पहली मेट्रो ट्रेन और कोलकाता की पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को शुरू की गई थी। चलिए, पीएम मोदी ने अंडर वाटर ट्रेन का कोलकाता में उद्घाटन किया है। ठीक है, ये जो मेट्रो ट्रेन चलाई गई अंडर वाटर, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी, ये कोलकाता मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे का एक महत्वपूर्ण घटक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी के जुड़वा शहरों हावड़ा और साल्ट लेक के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये डिजाइन की गई। जैसा कि हम आपको अगर बताएं हावड़ा और साल्ट लेक की दूरी के बारे में, तो आई थिंक 12-13 किलोमीटर की दूरी होगी, 12-13 किलोमीटर की दूरी होगी। हम इसलिए जानते हैं, कोलकाता से हमारा लेना देना भले नहीं है, लेकिन हम कोलकाता में 4-5 दिन रहकर आए हैं। कोलकाता की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उमस वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, और बल्कि हम कोलकाता में हावड़ा में ही रुके थे और गए भी हम साल्ट लेक ही थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की संसद ने नए राष्ट्रपति का चुनाव किया है, और ये नए राष्ट्रपति बने कौन है भाई? तमस सुलियोक। तमस सुलियोक 5 मार्च 2024 को 5 मार्च 2024 को तमस सुलियोक नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ की? हंगरी के। क्लियर है? हंगरी कहाँ है भाई? तो ये मध्य यूरोप का, मिडिल यूरोप का एक देश है। ये मध्य यूरोप का एक देश है, मध्य यूरोप का देश है, यूरोप का देश है। यहाँ की बात करें अगर हंगरी की, तो हंगरी की राजधानी की अगर बात करें तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट यहाँ की राजधानी है। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए, सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी है। डाक मतदान के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 85 वर्ष कर दी गई है, और पहले ये आयु सीमा कितनी थी? 80 वर्ष थी। डाक मतदान की पहले आयु सीमा 80 वर्ष थी, जिसे अब 85 वर्ष कर दिया गया है। क्लियर है? बात करें डाक मतदान की, तो चुनाव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतदान नहीं कर पाते हैं, जिसमें सैनिक, भाई सैनिक बॉर्डर पे है, वो मतदान नहीं कर सकता है। चुनाव ड्यूटी में जो लगे हैं कर्मचारी, वो नहीं कर पाते हैं वोटिंग। इसके अलावा देश के बाहर कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी, जिसमें राजदूत वगैरह होते हैं, राजदूत वगैरह, ये चुनाव में वोट नहीं कर पाते। इसलिए चुनाव आयोग ने डाक मतदान की सुविधा शुरू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड भाई, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गोवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने के लिए तैयार है। चलिए, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL की छत्तीसगढ़ में स्थित गोवरा, तो गोवरा कहाँ स्थित है भाई? गोवरा स्थित है छत्तीसगढ़ में। गोवरा स्थित है छत्तीसगढ़ में। और जैसे एक यहाँ आया है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड। अगर हम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 28 नवंबर 1900 चलिए भाई बताइए, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए,
साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड की स्थापना 28 नवंबर 1985 को, 28 नवंबर 1985 को 28 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई। क्लियर है। और ये गोबरा में जो ये बनने जा रही है, ये छत्तीसगढ़ में गोबरा स्थित है। क्लियर है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने की कगार पर है। खदान को हाल ही में अपनी उत्पादन क्षमता मौजूदा 52.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन, जहां इसकी उत्पादन क्षमता कितनी थी 52.5 मिलियन टन थी, वहीं अब ये 70 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी से मिल गई है। क्लियर है। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पे चले भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले, भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में हुआ। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का जो है वो उद्घाटन पटना में किया गया। डॉल्फिन से अगर क्वेश्चन पूछे, डॉल्फिन के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और ये 2021 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत 2021 में की गई थी। क्लियर है भाई। दूसरा, डॉल्फिन के बारे में अगर एक फैक्ट हम जाने तो डॉल्फिन जो है ये जन्मजात अंधी होती है। जन्म से ही ये अंधी होती है। अगर जन्म से अंधी होती है तो फिर ये अपना शिकार कैसे करती भाई? तो अल्ट्रासाउंड सोनिक की मदद से ये शिकार तक पहुंचती है अपने। यह पानी के अंदर, दूसरी इसकी खासियत है ये पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती है। अदर और मछलियों की तरह ये पानी के अंदर अपनी सांस नहीं ले पाती, इसीलिए इसे 30 से 50 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 50 सेकंड के अंदर इसको ऊपर आना ही होता है। क्लियर है भाई। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी का आधिकारिक उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। 30 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह ऐतिहासिक सुविधा पटना विश्वविद्यालय परिसर के भीतर गंगा नदी के तट पर स्थित है। एनडीआरसी का प्राथमिक उद्देश्य शोधकर्ताओं और छात्रों को मीठे पानी की डॉल्फिन, विशेष रूप से लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के व्यवहार और परिस्थिति को समझने में सहायता करता है। ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नालको अंगुल में प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। नालको का अंगुल में प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। बात करें हम नालको की अगर हम बात करें बात करें हम नालको की, तो नालको का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नालको का फुल फॉर्म होता है NALCO, नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये क्या है, यहाँ पे नालको का ये फुल फॉर्म है। तो नालको का जो ये प्रबंधन शिक्षा केंद्र बना है अंगुल में, अंगुल कहाँ है भाई? अंगुल उड़ीसा में है। अंगुल उड़ीसा में है।
चलिए बात करें केंद्रीय मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ये कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने क्या किया? IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन नालको के CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीधर पात्रा की उपस्थिति में लक्ष्य डिजिटलीकरण और विशेष कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रसद और आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियों को बढ़ाना है। क्लियर है? अरे चलिए आज आते हैं MCQ क्वेश्चंस पे। MCQ क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए भाई MCQ क्वेश्चन शुरू किया जाए। हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग दिया गया है? GI टैग दिया गया है तो बताइएगा एक बार, क्या आप लोग कमेंट करके बताएंगे भाई? GI टैग ग्लोबल, जिसे GI टैग को हिंदी में क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेत। GI टैग को हिंदी में क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेत। और अंग्रेजी में GI को कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सबसे पहले तो ये जानते हैं सिल्वर फिलिग्री क्या चीज है। सिल्वर फिलिग्री क्या चीज है? ये उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री, जिसे रूपा ताशकाशी कहा जाता है। रूपा ताशकाशी कहा जाता है। चलिए भाई, रूपा ताशकाशी कहा जाता है। उड़ीसा की एक हस्तशिल्प कला है। हस्त से जो बनाया जाता है वो कला है ये, ठीक है। और ये कैसे बनाया जाता है भाई? ये चांदी के पतले तारों को खींचकर बुनकर ये बनाया जाता है। क्लियर हो गया? अब पता चल गया आपको सिल्वर फिलिग्री क्या चीज है। ये उड़ीसा का एक हस्तकला का प्रोग्राम है। हस्तकला के द्वारा एक चांदी के तारों से बुनकर बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए उड़ीसा के कटक में क्या है भाई? कटक चावल के लिए प्रसिद्ध है। कटक किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल के लिए। चलिए रूपा तारकाशी या सिल्वर फिलिग्री के काम को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुए। उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड ने टैग के लिए आवेदन किया था। चलिए दूसरी अगर इसी में बात करें, यहाँ एक शब्द आया कटक, तो उड़ीसा की जो व्यापारिक राजधानी है, उड़ीसा की व्यापारिक राजधानी ये भी कटक में है। इसे कटक को ही उड़ीसा की व्यापारिक राजधानी कहा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए तो क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में मूडीज ने 2024 भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। चलिए बात करें भाई इसकी मूडीज की। अगर हम मूडीज की बात करें, यह कंपनी मूडीज कंपनी ये मानकीकृत रेटिंग पैमाने का उपयोग करके उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता को रैंक देती है। उधार करने वालों को ये रैंक देती है। सब रेटिंग पैमाने में चूक की स्थिति में निवेशक को संभावित नुकसान की
गणना की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 6.8%। 6.8% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मजबूत आर्थिक आंकड़ों के आधार पर 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान पहले के अनुमानित 6.1% से बढ़कर 6.8% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसमें क्या हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो आंसर हो जाएगा आपका भारत। आंसर क्या हो जाएगा? भारत। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की जब हम बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई। स्थापना 15 जून 1909 को हुई। मुख्यालय की बात हम अगर करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है भाई? दुबई। आईसीसी का मुख्यालय दुबई है। दुबई कहाँ है भाई? ये यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगर हम बात करें कि इसमें कितने देश शामिल हैं, आईसीसी में कितने देश मेंबर हैं, तो मेंबर देश की संख्या 106 है। इसके मेंबर देश हैं 106 इसके मेंबर हैं। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष की बात करें तो ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं। ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है? क्लियर है तो आगे चले भाई। 2 बार फाइनलिस्ट भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 स्टैंडिंग में शीर्ष पोजीशन पर पहुंच गया, क्योंकि पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से वेलिंगटन की हार के बाद न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर खिसक गया है। क्लियर है भाई? चलिए क्वेश्चन है अगला। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कहाँ हुई है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है डिटेल में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पर डिटेल में डिस्कशन किया है। क्लियर है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो ये कहाँ है भाई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ब्रीडर रिएक्टर बना है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत कर दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? लाजवाब क्वेश्चन है भाई, लाजवाब क्वेश्चन है भाई ये। चलिए क्वेश्चन ये लाजवाब है। तो आंसर की अगर हम बात करें तो सुमन कुमारी भाई क्या बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। बीएसएफ का फुल फॉर्म अगर हम कहें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये बीएसएफ का फुल फॉर्म है। क्लियर है?
बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ के निदेशक की बात करें, बीएसएफ के निदेशक कौन हैं? चलिए, टीजी नितिन अग्रवाल, बीजी चलिए डीजी नितिन अग्रवाल, डिप्यूटी जनरल नितिन अग्रवाल। चलिए, क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए भाई, बात कर रहे हैं सीआईएसएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मार्च को। 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सीआईएसएफ के फुल फॉर्म की बात करें, सीआईएसएफ के फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सिक्योरिटी फोर्स ये क्या है? सीआईएसएफ का फुल फॉर्म। अगर हम बात करें सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई, तो सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को 1969 को क्या हुई इसकी स्थापना। इसीलिए सीआईएसएफ दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय की, तो न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। मुख्यालय न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। क्लियर है? नीना सिंह इसकी क्या हैं? महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक की बात करें, महानिदेशक की अगर हम बात करें, महानिदेशक की बात करें तो कौन है भाई? नीना सिंह। चलिए, नीना सिंह इसके। चलिए, 1969 सीआईएसएफ की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ईसी ने एस चोकलिंगम को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया है? ईसी का मतलब है भाई इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। चलिए, इलेक्शन कमीशन ने किसे, एस चोकलिंगम को किस राज्य का बनाया है? तो भाई एस चोकलिंगम को बनाया गया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। ऑप्शन की बात करें, राजस्थान पहले ऑप्शन में है, तो राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे बनाया गया है? तो प्रवीण गुप्ता को। प्रवीण गुप्ता को। राजस्थान में प्रवीण गुप्ता को। हरियाणा में अरुण अग्रवाल को। हरियाणा में अनुराग अग्रवाल को। हरियाणा में अनुराग अग्रवाल को। हरियाणा में किसे भाई? अनुराग अग्रवाल को। और बात करें केरल की, तो संजय कौल को केरल में। संजय कौल को। संजय कौल को केरल में बनाया गया है। क्लियर है भाई? अगर क्लियर हो तो आगे चलें।
ये चोकलिंगम के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। महाराष्ट्र कैडर के 1996 बैच के ये IAS अधिकारी हैं। चोकलिंगम को मौजूदा ISM देश पांडे के साथ स्थान पर EO के रूप में नामित किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे? भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जो डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का क्या करेगा? उद्घाटन करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के राजदूत, भारत में नेपाल के राजदूत राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने, भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देशों की सराहना करते हुए कहा है कि भारत और नेपाल के बीच डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार होगा। नए निर्देशों के तहत अब नेपाल के नागरिक प्रति डिजिटल लेन देन के जरिए 2 लाख रुपए भारत से नेपाल भेज सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, नेपाल के बहुतायत लोग भारत में रहते हैं और नेपाल हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश है जहां आने जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? मुख्य सचिव किस राज्य का नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग जानकारी ऑलरेडी ले चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे मिला भाई? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को, डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार मिला है। अगर बात करें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया कब से जा रहा है, तो 1995 से। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 1995 से शुरू हुआ था। 1995 में शुरू हुआ था। क्लियर है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 1995 में शुरू हुआ था। और अगर बात करें पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला था, तो पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे को पहला पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे। क्लियर है? पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे। डॉक्टर प्रदीप महाजन को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। पुनर्जीवी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के उल्लेखनीय मान्यता में इसके लिए इसको दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? जेट सूट रेस। चलिए भाई, क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? जेट सूट रेस का कहाँ पे आयोजन किया गया? क्लियर है भाई? चलिए इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। जेट सूट जो ये सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया। ठीक है, ये एक प्रकार की उड़ान होती है जिसे दुबई में आयोजित किया गया। ये ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के द्वारा दुबई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में के अंदर इसका आयोजन किया गया। भाई ये जो आयोजन हुआ ये ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के द्वारा इसका आयोजन किया गया। दुबई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका आयोजन किया गया। क्लियर है? यह सूट कई रेसिंग वाहनों से दोगुना शक्ति के साथ, जो कई रेसिंग कार्स होती हैं, बाइक्स होते हैं, इनसे दोगुना तेजी के साथ ये भाग सकता है। क्लियर है? चलिए भाई आगे चलें, देख लेते हैं।
8 लोगों ने हिस्सा लिया। रेस 90 सेकंड तक चली। जेट पैक पहनकर दौड़ जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग मार्वल वर्ल्ड के ठीक बाहर के दृश्य की तरह लग रहे थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पीड पेट्रोलियम के लिए बीपीसीएल की अगर हम बात करें, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चलिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चलिए इसके आंसर की हम बात करें तो इसके आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा को बीपीसीएल ने अपना क्या बनाया भाई? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हम बात कर रहे थे बीपीसीएल की, तो सबसे पहले देख लेते हैं बीपीसीएल की स्थापना। बीपीसीएल की स्थापना तो ये 1932 में, अगर मैं सही हूं तो इसकी स्थापना 1932 में, सॉरी भाई 52 में। इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि अगर हम सही हैं तो हम देखना चाहते थे आपका कमेंट क्या आता है। हम ये देखना चाहते थे कि आपका कमेंट क्या आता है। अगर बात करें बीपीसीएल के मुख्यालय की, मुख्यालय इसका मुंबई में है। बात करें इसके अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष कृष्ण कुमार हैं। बीपीसीएल के अध्यक्ष कृष्ण कुमार हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ओलंपिक और विश्व जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा को अपना प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? आपको पता होगा लास्ट क्लास में इंदिरम्मा योजना के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। इंदिरम्मा योजना के बारे में हमने चर्चा किया था। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें, इसके आंसर की बात करें तो तेलंगाना इसका आंसर है। तेलंगाना इसका आंसर है। क्लियर है? तेलंगाना क्या है भाई? इसका आंसर है। गरीबों के लिए, चलिए गरीबों के लिए इसकी घोषणा की गई थी, गरीबों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए भाई हम लोग बात कर रहे थे तेलंगाना की, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा अगर जाने तो आप लोग लास्ट क्लास अगर देखे होंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखा है, लास्ट क्लास आपने नहीं देखा है तो आप लोगों को इसके बारे में हमें डिटेल में बताना होगा। क्लियर है भाई? चलिए जिस तरह से भारत सरकार क्या करती है, एक योजना चलाती है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसी तरह से ये इंदिरम्मा योजना की घोषणा की गई। तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरम्मा आवास योजना की घोषणा की। योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की नगरों में, जहां नगर निगम और नगर पालिका है, वहां कितना मिलता है भाई? 2.5 लाख रुपए वहां दिया जाता है। ठीक है, 2.5 लाख रुपए दिया जाता है।
चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, एक बार बताइए भाई, आगे बढ़ा जाए। बात हम लोग कर रहे थे तेलंगाना की, और जब हम तेलंगाना की बात करेंगे तो आपको पता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री तो वो है ए रेवंत रेड्डी। ए रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। बात करें और किस पार्टी से हैं भाई ये, तो ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये सीएम हैं। आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीएम हैं। तमिलनाडु की बात, तेलंगाना की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है। हैदराबाद इसकी राजधानी। राज्यपाल की बात करें तो तमिलिसाई सुंदराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। तमिलिसाई सुंदराजन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट यूपीआई किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है। चलिए भाई, फ्लिपकार्ट यूपीआई एक बार बताइए आप लोग। चलिए चलिए, ये किसके साथ है भाई, तो ये है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, अपना डिजिटल भुगतान सेवा लॉन्च किया है, जिससे इसको अपने लॉजिस्टिक को विकसित करने में सहायता मिलेगा। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हमें लगता है कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई सेवाएं लॉन्च की हैं। जो उपयोगकर्ता फ्लिपकार्ट यूपीआई के लिए पंजीकरण करते हैं उन्हें एक फ्लिपकार्ट एक्सिस हैंडल मिलेगा और वे फ्लिपकार्ट ऐप का उपयोग करके फंड ट्रांसफर और भुगतान के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय, बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय। चलिए, बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ। तो अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म अगर हम देखें, बिम्स्टेक का हम फुल फॉर्म देखें तो बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके आंसर की बात करें तो ढाका में ये शुरू किया गया है। ढाका में ये शुरू किया गया है। और ढाका कहाँ है भाई, ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। चलिए, बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के भीतर विदेशी सेवा अकादमियों के संकाय सदस्यों के लिए 5 दिवसीय विनिमय कार्यक्रम ढाका में शुरू किया गया, जो अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। क्लियर है भाई। अगर हमारा पढ़ाया गया आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें और इस सेशन को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।